चलो शुरू करेंगे अभी। अब कल पढ़ा दिया था कूलाम का नियम और उसके आधारित आंकिक प्रश्न बता दिए थे। आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। क्या हुआ? यहाँ ध्यान दे लो यार, ये नुकी नहीं चढ़ा दूंगा मैं वीडियो यूट्यूब पे साथ कल कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है। कल हमने एक बात समझी थी आवेश के बारे में कि एक आवेश दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो किसी आवेश के आसपास का चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो ये हमारे पास यहाँ धनावेश रखा, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, क्या कहलाएगा बेटे? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? वैद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो हमारे पास यहां एक आवेश रखा है बेटे Q, ठीक है, और इससे r दूरी पर एक अन्य आवेश है Q0। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। तो इस r दूरी पर इस प्लस Q आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर एक बल लग रहा होगा जिसकी व्याख्या हम कल कूलाम के नियम के अनुसार कर चुके थे। कितना बल लग रहा होगा बेटे? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह यहां क्या आ जाएगा? Q0 बटे r स्क्वायर। ठीक है, इस बल को अगर मैं क्या करूं बेटे, इस आवेश की मात्रा से भाग कर दूं। किस आवेश की मात्रा से? जो आवेश की मात्रा यहां पर रखी है। तो E बराबर कितना हो जाएगा? F बटे Q0। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर, एकांक आवेश का मतलब क्या है? जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं उस आवेश से बल को क्या करना है? हमें भाग करना है। एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आवेश रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं बेटे? E से निरूपित करते हैं। अर्थात E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा हमारे पास F बटे Q0। ठीक है, अगर हमें निर्वात में कहीं कोई आवेश रखा है Q, उससे r दूरी पर एक अन्य आवेश रखा है Q0, और इस बिंदु पर यानी इस आवेश से r दूरी पर हमें क्या निकालनी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों आवेशों के बीच का बल निकाल लेंगे, जिसका मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r स्क्वायर। फिर इस बल के मान को क्या करेंगे? भाग कर देंगे किससे? इस आवेश की मात्रा से। तो E बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r स्क्वायर बटे में Q0। इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे r स्क्वायर। ठीक है, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है बेटे न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक कितना होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। प्रति एकांक आवेश पर, सीधी सीधी डेफिनेशन की बात करें तो प्रति एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल के मान को क्या कहते हैं? उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसका मान कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण हमने निकाल दिया। क्या? यहाँ दो चीजें होगी, एक तो होगी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला भी निकल गया, जिसका मान कितना है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि बेटे? एक सदिश राशि है, और इस सदिश की जो दिशा होती है वो होती है प्लस आवेश से माइनस के आवेश की, यानी धनावेश से ऋण आवेश की। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई?
नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैद्युत बल रेखाएं। देखो, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, क्या करने के लिए हो बेटे, चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो उस धनावेश के मार्ग को अगर हम ट्रेस कर लें तो वो जो मार्ग हमें चलता हुआ दिखाई देगा वही मार्ग क्या होगा हमारे लिए वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। मान लो जैसे यहाँ पर कोई धनावेश पहले से रखा और इसके पास में किसी अन्य धनावेश को लेकर आ गया, तो ये धनावेश इस धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और इसने मान लो इसे इस मार्ग पर भेज दिया। तो ये जो मार्ग हमें दिखाई दे रहा है ये किसको निरूपित कर रहा है बेटे, वैद्युत बल रेखा को निरूपित कर रहा है। मान लो यहाँ रखा तो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ रखेंगे यहाँ से ऐसे चला जाएगा। धनावेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे ऋणावेश होता और मैं इसके बाद धनावेश को क्या ले आता, तो धनावेश को क्या कर लेता, आकर्षित कर लेता, तो इसकी दिशा क्या हो जाती, इधर को। यहाँ रखते तो इधर को, यहाँ रखते तो इधर को। बात समझ में आ रही है? इस हिसाब से यहाँ से हमें पता लगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से कहा जाती है दूर की ओर, और ऋणावेश क्या होती है, अंदर की ओर। अगर वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की बात करें तो पहला गुण यही समझ में आ जाता है कि ये बल रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम सिंपल एक धनावेश के कारण वैद्युत बल रेखाओं को खींचने का प्रयास करें तो यहां धनावेश है, तो इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी निकलती हुई। इसी प्रकार से एकांक ऋणावेश के कारण अगर हम वैद्युत बल रेखाओं की बात करें तो वे कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी निकलती हुई, लेकिन इनकी दिशा क्या होगी, ऋणावेश की ओर, ऐसा। यहां से क्या होगी, धनावेश से बाहर की ओर। अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं तो किस प्रकार की रेखाएं बनती हुई दिखाएंगे, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अगर मैं यहाँ किसी धनावेश को छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित, और ये ऋणावेश उसको क्या कर लेगा, आकर्षित। तो यहां से सीधा ऐसे नहीं जाने का वो, बल्कि कैसे जाएगा, एक वक्रीय पथ पर चलता हुआ जाएगा, ऐसे। धन से ऋण की ओर, ठीक है। अगर एक एकांक धनावेश हो और इसके सामने कोई धनावेशित प्लेट रखी हो, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, यहां से भी प्रतिकर्षित होगा, तो यहां से क्या होगा, दूर चला जाएगा, ऐसे। दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। लेकिन अगर यार ऋणावेश होता तो फिर क्या होता, फिर यहां से ऐसे चली जाती। समझ में आ गई बात, ठीक है। यानी कि बेसिकली बात यह है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर तथा ऋणावेश की ओर इनकी दिशा होती है। पहली बात, वैद्युत बल रेखाएं बनती कब है, जब हम किसी स्वतंत्र धनावेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तो जिस मार्ग पर वो प्रशस्त होकर आगे बढ़ता है उस मार्ग को ट्रेस करते चले जाए, वही मार्ग हमारे लिए क्या हो जाता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण तो यही है कि ये कहां से निकलती है बेटे, धनावेश से निकलती है और प्रवेश कहां कर जाती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है, या इनकी दिशा धनावेश से बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर होती है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। उसका कारण यह है कि अगर किसी बिंदु पर दो वैद्युत बल रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, मान लो ऐसे काट दिया, एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही, एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखाई देंगी, एक इस दिशा में और दूसरी इस दिशा में, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, दो एक से ज्यादा बिंदु की और नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ कितने में दिखा दी, दो दिशा में। इस वजह से ये दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। बहुत निकट हो सकती है, बहुत दूर भी हो सकती है, लेकिन काटेगी कभी भी एक दूसरे को कभी नहीं, ठीक है। यही इसकी इंपोर्टेंट बात थी, इसके अलावा तो उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैद्युत द्विध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बोर्ड के लिहाज से, इसके बाद में जो कुछ भी होने वाला है। पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, किन्हीं दो समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखकर बनाई गई व्यवस्था को हम क्या कहते हैं बेटे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश है, प्लस क्यू
और माइनस क्यू, इन दोनों को एक अल्प दूरी पर रखकर एक व्यवस्था बना दी। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो कितनी है, 12 है। तो ये जो पूरी व्यवस्था बनी है जिसमें दो समान आवेश हैं Q और Q, लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है, दोनों के बीच की दूरी अल्प है, तो इस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं बेटे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी सीधी सीधी सी परिभाषा अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव की, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रखकर प्राप्त निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे जैसे भाई HCl का अणु, HCl का अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा आवेश होता है बेटे, प्लस, और क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस, और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। तो ये जो निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा बेटे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे यहां हमारे पास दो आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी और किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे स्मॉल p से निरूपित करते हैं, तो स्मॉल p किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू 12 के बराबर हो जाएगा। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटे, सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। वही वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है कूलाम मीटर। मात्रक कितना होगा, कूलाम मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो स्थिति हो सकती है भैया। पहली स्थिति अक्षीय स्थिति में, और दूसरी निरक्षीय स्थिति में। पहले बात कर लेते हैं अक्षीय स्थिति में। देखो, मान लो ये हमारे पास में कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो दो समान तथा विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसको नाम हमने दे दिया ए बी। इसकी कुल लंबाई है हमारे पास 12। इसके मध्य बिंदु O से इसकी अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां हमें क्या निकालनी, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटे, r है। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, यहां से आवेश है प्लस क्यू और यहां पर आवेश है माइनस क्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के, फिर क्या करेंगे इसका, क्योंकि माइनस क्यू के कारण दिशा जो होगी वो किधर होगी, इसकी तरफ, और प्लस क्यू के कारण जो दिशा होगी वो कहां होगी, बाहर की तरफ। तो दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के क्या होंगी, विपरीत होगी। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम बड़े वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में से छोटे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि एक सदिश राशि है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इसका
परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं E1। प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, फॉर्मूला था हमारे पास बेटे 1/4πε0 Q बटे R। अब यहां बात आ जाती है दूरी की। देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी है R, इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R है। जबकि हमें दूरी कहां से चाहिए, इस प्लस क्यू आवेश से लेके यहां तक की दूरी चाहिए P, समझ गया ना। हमें दूरी क्या चाहिए, AP, और है हमारे पास क्या, OP। तो हमें क्या करना, हमें OP से क्या ज्ञात करना है, हमें तो ये ज्ञात करना कि AP का मान कितना होगा। AP का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इस पूरी दूरी में से OP में से यहां तक की दूरी में से मैं ये वाली दूरी घटा दूं, समझ रहे क्या भाई, मैं यहां तक की दूरी घटा दूं तो मेरे पास ये लंबाई बच जाएगी। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, R। यहां से यहां तक दूरी कितनी है, देखो इसकी पूरे की लंबाई है 12, इसका मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, L। तो अगर इस पूरे R में से मैं L को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, ये R माइनस L, यहां से लेके यहां तक। बात समझ में आ गई क्या। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। समझ में आ गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखो E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे, अब यहां हमारे पास दूरी है यहां से लेके यहां तक, चाहिए कहां से, यहां से। तो अगर मैं यहां से यहां और यहां से यहां दोनों को आपस में जोड़ दूं तो ये दूरी कितनी है हमारे पास, L, और ये दूरी टोटल यहां से यहां तक कितनी है, R। तो ये पूरी यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएगी बेटे, R प्लस L। तो ये दूरी होगी हमारे पास R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है दूरी निकालने में, फॉर्मूले में तो हमारे पास R स्क्वायर है, तो ये R माइनस L, R प्लस L कैसे आया, समझ में आ गया सबके। चलो इसके बाद में क्या करना, हमें निकालना बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E को देखने से ही हमें पता लग रहा है, जब हमने E का मान निकालना था तो E क्या आया था बेटे, F बटे Q आया था। अगर हम F को नियत कर दें तो E क्या हो जाएगा, सॉरी E का मान कितना आया था, 1/4πε0 इंटू Q बटे R स्क्वायर। अगर हम इस पूरे को नियतांक मान लें तो E व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, R स्क्वायर के। इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी E का मान घटेगा। तो मुझे ये बताओ, जब दोनों में आवेश समान है, दोनों में 1/4πε0 समान है, तो किसका फर्क आ रहा, दूरी का। इन दोनों में से किसे बड़ा मानेंगे, मानने की बात ही नहीं है। हमें पता है जब ये दूरी कम है तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और ये दूरी क्या है बेटे, ज्यादा है, तो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी जितनी ज्यादा होगी ये E का मान उतना ही घटेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कम है और यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले मान में से इस वाले मान को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी E नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा बेटे, E1 माइनस E2, ठीक है। तो E का मान रखेंगे, यहां E1 का मान हो गया 1/4πε0 Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। जगह बच रही है नीचे, उसमें थोड़ी है, बराबर में लेना वहां, ठीक है। यहां से चलो जी, E बराबर कितना हो जाएगा, देखो 1/4πε0 Q, 1/4πε0 Q, दोनों में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा हमारे पास Q बटे 4πε0। अंदर कितना बचेगा, ये बचेगा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, यहां बचेगा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। एलसीएम ले लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा बेटे, ऊपर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, या E बराबर Q अपॉन 4πε0। यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2 RL। देखो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे फिर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस का था ये किसका हो गया माइनस का, एल स्क्वायर प्लस का था ये भी किसका हो गया माइनस का, माइनस 2 RL लगता क्योंकि यहाँ पर माइनस का और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो क्या हो गया प्लस का 2 RL। अपोन में क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। यहाँ देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये 2 RL टोटल कितना हो जाएगा बेटे 4 RL। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, क्या समझनी है कि ये जो दूरी है यहाँ मध्य बिंदु O से लेके P तक की R, और ये तो दूरी है यहाँ O से लेकर A तक की L। ये L का मान बहुत ही छोटा है क्योंकि हमने शुरू में ही मान के चले थे कि ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ये क्या है बहुत ही अल्प दूरी है, बहुत छोटी सी दूरी है। तो ये तो इससे भी आधी है यानी इससे भी छोटी दूरी हो जाएगी। और बेसिकली यहाँ O से लेकर ये जो P की दूरी है ये इसके मुकाबले क्या है बहुत ज्यादा है। ऊपर से ये नीचे किस में आ गया भाग में आ गया, और वर्ग हो गया तो और ज्यादा छोटी दूरी हो जाएगी, फिर उसका भी होल स्क्वायर है तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है चूंकि L क्या है बहुत छोटा है R से, इसलिए L स्क्वायर तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा किससे बेटे R स्क्वायर से। अतः L स्क्वायर को नगण्य लेने पर, जब हम इसे नगण्य लेंगे तो E बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा Q बटे, अच्छा यहां देखो 12 इंटू Q किसके बराबर आ गया हाँ वैद्युतीय ध्रुवागुण के बराबर आ गया। इसका मतलब Q इंटू 12 को हम सीधा क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे यहाँ देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नगण्य ले लिया तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर कितनी हो जाएगी बेटे 4, आर की घात हो गई 4, यहाँ आर से एक घात इसकी खत्म हो जाएगी तो ई बराबर हमारे पास कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर की घात 3। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को कुछ पूछ रहा हूं तो बताओ। समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया ठीक है। एक बार फिर समझाऊं, अगर तुमने 4 बार पढ़ रखा है ये पहली बार पढ़ रही है। देखो हमें क्या करना था, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जहां पर हमें क्या निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहां से फॉर्मूला हमारे पास क्या था बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब R की है जो माया है जो कुछ भी है, R समझ में आ गया तो समझ लो फिर तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। R निकालना हमें, R के लिए हम क्या करेंगे यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमने पूरी R मान रखी, हमें दूरी चाहिए प्लस Q आवेश से लेकर P तक की, क्योंकि आवेश के कारण निकाल ले तो आवेश से लेकर के उस बिंदु तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो इस पूरी दूरी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस O से लेकर P तक की दूरी यानी R में से क्या करते हैं O से लेकर A तक की दूरी L को घटा देते हैं, तो हमारे पास A से लेकर P तक की दूरी आ जाएगी जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी R माइनस L को। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण जब निकाल लेंगे तो यहां मध्य बिंदु से P तक की दूरी R है, इस मध्य बिंदु से B तक की दूरी L है, तो ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी R प्लस L हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि दूरी पर निर्भर करता है किसका मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, कैसे निर्भर करता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। तो हमें कैसे पता चला भाई कौन से में से किसे घटाना, E2 में से E1 को भी तो घटा सकते थे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, इसलिए हमेशा E1 में से क्या करेंगे E2 को घटाएंगे। इसलिए मैंने धनावेश को उधर रखा था, ऋणावेश को इधर रखा था, फर्क कुछ नहीं पड़ता, तुम चेंज करके भी रखोगे तब भी वैल्यू वही आएगी निकल के। उसके बाद में सीधा सीधा बस यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको कॉमन लेने के बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर ऊपर होल स्क्वायर ऊपर गया R स्क्वायर से R स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर 2RL दोनों मिलकर 4RL बन जाते हैं, उसको मैंने लिख लिया 12 इंटू 2R। अपनी सुविधा के अनुसार हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता Q इंटू 12 किसके साथ होने वाला P के बराबर होने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमने मान रखा Q इंटू 12। L का मान क्योंकि R से बहुत छोटा है तो L स्क्वायर और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको नगण्य ले लिया तो E बराबर हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे R की घात 4। यहाँ R से एक घात खत्म हो जाएगी तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R की घात 3। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बेटे निरक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में निकालना निरक्षीय स्थिति में। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा समझने का ज्यादा प्रयास करिए भाई,
यहाँ हम सदिश का प्रयोग करने वाले हैं। ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ये इसका मध्य बिंदु ओ है और यहाँ से r दूरी पर निरक्ष स्थिति में एक बिंदु है P, जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी कुछ ऐसे, माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा होगी इसके ऋणावेश की ओर, यहाँ होगी धनावेश से दूर और यहाँ होगी ऋणावेश की ओर। अगर ये मान E1 है और ये मान कितना है बेटे E2, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा थीटा, सिमिलरली ये कोण भी कितना होगा थीटा। हम यहाँ क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो प्लस क्यू आवेश के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है, इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे। एक घटक आएगा बेटे इसका E1 sin थीटा और दूसरा घटक जो होगा वो होगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार से जब हम E2 के दो घटक करेंगे तो एक घटक तो आएगा इधर E2 sin थीटा और यहां पर आएगा E2 cos थीटा। अभी E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। दोनों विपरीत है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, समान भी होंगे और विपरीत भी होंगे। वहीं अगर बात करें हम E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों किसी दिशा में जा रहे हैं बेटे, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कुल निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, E1 और E2 के मान याद कर लेते हैं। E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब देखो R स्क्वायर, ये R है और ये कितना है बेटे L, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार से जब हम E2 ज्ञात करेंगे, ये दूरी R है ये L है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E2 बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना, हमें निकालना E नेट। E नेट के लिए क्या होगा, चूंकि E1 बराबर किसके है बेटे, चूंकि E1 बराबर है E2 बराबर, इसको मान लो हमने E ही कह दिया, तो दोनों को एक साथ ही जोड़ना हमें। तो E नेट बराबर किसके हो जाएगा, E नेट बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे, देखो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा बस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास इंटू कोस थीटा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। देखो ये भी यही है ये भी यही है, सीधा सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये किसका मान आ गया हमारे पास, E नेट का। तो अब अगर हमें कोस थीटा का मान निकालना है तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, जो कुछ भी आना, ये एंगल कितना माना था हमने थीटा, कोस थीटा का मान निकालना है। कोस थीटा किसके बराबर होता है बेटे, आधार बटे कर्ण के, इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। तो आधार कितना है इसका L और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये मान कोस थीटा का मान रख देंगे तो E नेट हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अभी देखो 2Q इंटू L किसके बराबर हो गया बेटे, P के, किसके बराबर हो गया P के बराबर हो गया। अब यहाँ देखो R स्क्वायर इंटू L स्क्वायर की पावर 1 और ये हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ। भाई अंडर रूट का मतलब कितनी होगी, हाफ होगी। तो जब 1 में हाफ जुड़ेगा तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि L क्या है, छोटा है R से, तो L स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की घात 3। ठीक है हाँ जी, समझ में आ गया बेटे। एक बार फिर देख लो क्या किया हमने, एक विद्युत द्विध्रुव मान लिया AB
जो दो समान तथा विपरीत आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें इस द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ Q और P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या निकाल ली, √r² प्लस L²। इसी प्रकार से B और P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, √r² प्लस L²। यहां से इसके बीच में जो बना कोण है वो कितना है, थीटा है। जब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो प्लस Q आवेश के कारण इस क्षेत्र की तीव्रता दिखाई देगी इस दिशा में E1 ऊपर की ओर जाती हुई। E2 के जो माइनस Q के कारण दिखाई देगी वो माइनस Q के ओर दिखाई देगी E2। अब यहाँ E1 और E2 जब हम इन दोनों के परिणामी निकाल लेंगे तो परिणामी निकालने के लिए हमने क्या किया, इनको दोनों सदिशों को विघटित कर लिया, इनके घटकों में वियोजित किया। एक मिला हमें E1 sin थीटा ऊपर की ओर, E1 cos थीटा इसमें इस थीटा के साथ में लगा हुआ, दूसरा इसके विपरीत हमें मिला E2 sin थीटा और दूसरा E2 cos थीटा मिला इसी दिशा में। E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर है तथा विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि इसकी दिशा किस ओर होगी, तो दिशा किस ओर है बेटे, प्लस Q से माइनस Q की ओर। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस Q से माइनस Q की ओर होती है, ठीक है। और अगर हम अक्षीय स्थिति में बात करें तो वो कहां जा रही थी, प्लस Q से बाहर की ओर। समझ में आ गई क्या बात, यहाँ क्या होगी, प्लस Q से माइनस Q की ओर, ठीक है। इसके बाद E1 cos थीटा E2 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या है, समान दूरी पर है, दोनों के मान बराबर आने वाले हैं, दोनों बराबर ही हैं, तो 1/4πε0 Q बटे r² प्लस L² इंटू cos थीटा प्लस 1/4πε0 Q बटे r² प्लस L² इंटू cos थीटा, दोनों समान है तो ये हो जाएगा 1/4πε 2Q अपॉन r² प्लस L² इंटू cos थीटा। cos थीटा का मान हम यहाँ स्थिर भुज से निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर आ जाएगा L बटे √r² प्लस L²। ये वाला मान उठा के cos थीटा का यहाँ पे रख देंगे, L की गुना जब इसमें करेंगे Q इंटू 2L हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मान किसका हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कोण का, जिसको हम निरूपित करते हैं बेटे P से। E नेट हमारे पास आ गया 1/4πε P अपॉन r² प्लस L² की पावर 3/2। क्योंकि L का मान क्या है, R से बहुत कम है तो L² क्या होगा, r² से बहुत छोटा होगा, इसलिए E बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε P बटे r² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।